He is an intellectual person and a role model for thousands of students. By career, he is a professor in a private college, and his aim is to inculcate the moral values in the next generation. He is Hafiz Muhammad Qasim. Let's have a few words with him. कैसे हैं आप हाफिज़ कासिम साहब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो सारी अखलाकियात हैं, जो सारे मोरल वैल्यूज़ जो हमें सिखाई गई थी सारी, वो कम से कम ही होती जा रही हैं। आपको क्या लगता है उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी रीज़न जो मुझे लगता है अखलाकियात की कमी और अखलाकियात से हमारा दूर होना। हम अपने दीन, अपना मज़हब, जो उसकी तालीमात हमें दी गई थी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई थी, हमने उनको साइडलाइन कर दिया। हम उनसे हट गए और जो तरबियत, तालीम और तरबियत जो है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। लेकिन अब जो है इन दोनों के मीनिंग ही चेंज हो गए हैं। तालीम का मामला अब और हो गया है। हमारे दीन ने इल्म हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया था और इल्म की बड़ी फजीलत और बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा जो है वो है हमारे दीन में। लेकिन उस इल्म का जो असल मकसद था, इंसान की करैक्टर बिल्डिंग, इंसान की जो है किरदार साजी, उसके किरदार को ऊपर लेके जाना, बुलंद करना, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब हमारी टोटल अप्रोच जो है वो मटेरियलिस्टिक है। बिल्कुल। हम इल्म या तालीम, उसके पीछे भी हम पैसा सोचते हैं। हमारी वेल्थ ही हमारा सारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब सारी चीज़, हमारा फोकस ही वेल्थ के ऊपर हो गया, मनी के ऊपर हो गया, तो फिर ये जो सारी अखलाकियात हैं, ये सारी किरदार साजी है, ये सारी जो है तो ये बहुत पीछे चली गई हुई है। तो हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हुई हैं, हमारी तरजीहात बदल गई हुई हैं, हमारी सोच बदल गई हुई है। अब हम मज़हब को बस वो चंद चीज़ें उसकी पढ़ते हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए हैं, वो भी कभी जाके जब हमें कोई एहसास होता है तो पढ़ते हैं, वरना हम उसको भी कोई इतना अहमियत जो है वो नहीं देते। तो जो चीज़ें, जो दीन हमें बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आया हुआ था, उसे हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से हमने निकालना शुरू कर दिया हुआ है। और जो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं और हमारे दीन ने ही बताया कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह हैं, तुम्हारी ज़िंदगियों के लिए, हम उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए अपनी ज़िंदगी में, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया। तो ये नताइज हैं जिसकी वजह से, ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम हमारा मुआशरा, हमारे बच्चे, आने वाली नस्ल वो अखलाकियात से जो है वो दूर से दूर होते जा रहे हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें जो है वो देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है वो कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने के बजाय नेगेटिविटी की तरफ कॉन्टिन्यूसली जो है वो जाता जा रहा है और मुसलसल डाउनफॉल आता जा रहा है, मुसलसल उसमें ख़राबी बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि जैसे हम लोगों ने, ये तो बड़ा एक स्कैटर्ड सा इसका आंसर बन सकता है कि अखलाकियात के ऊपर बेस करते हुए बहुत सारी बुराइयां हैं जो हमारे माशरे के अंदर शामिल हैं। जैसे आप भी एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं और मैं भी वहाँ पे, तो मुझे ये, हम लोगों को सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप देखेंगे कि मोरालिटीज़ तो चलें ठीक है, वो आपके सच बोलना, वो सब चीज़ें तो एक साइड के ऊपर, उनकी ज़ुबान बहुत गलत हो चुकी है। आप ये देखेंगे अब्यूसिव लैंग्वेज ऑल द टाइम वो यूज़ कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा वो उनके हर सेंटेंस के अंदर आपको गाली नज़र आएगी? क्या आपको लगता है कि क्या उसकी वजह है और इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? देखिए, बच्चा जब छोटा होता है उसका माइंड खाली होता है। उसने जो भी चीज़ें, जो भी वर्ड्स या जो भी एक्शंस उसने सीखने हैं, उसने अपने घर से सीखने हैं सबसे पहले। इसलिए माँ की गोद को पहली दरसगाह, पहला स्कूल जो है वो करार दिया गया। बिल्कुल। तो जब तक बच्चा अभी बाहर नहीं मूव कर सकता, उस वक्त उसने जो कुछ लर्न करना है, उसने अपने पेरेंट्स से या अपने घर में बड़े उसके जो है ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनसे उसने लर्न करना है, उस तरह सीखना। अब घर में जिस तरह की भी लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी, या उसके बड़े जिनको वो देख रहा है, जिनको वो ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चे की ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट होती है, उसकी लर्निंग बहुत फास्ट होती है। तो वो घर में जो जिस तरह की लैंग्वेज या जिस तरह के वर्ड्स का जो यूज़ है वो देखता है, वो उसको पिक करता चला जाता है। तो अगर वालिदैन की हैबिट है कि वो गाली देते हैं, गाली दे के बात करते हैं, या बड़े हैं या जो भी वहाँ घर में आ रहे हैं वो जो है वो गाली देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने लर्न करते चले जाना है। लेकिन उसके अंदर बड़ी माजरत, उसके अंदर ये देखा गया है कि
अक्सर ऐसे होता है कि पेरेंट्स इतनी ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते और बच्चा बाहर सोसाइटी में दोस्तों से सीखना शुरू कर देता पहला तो घर है, फिर उसके बाद उसने जब घर से बाहर निकलना है, फिर उसने स्कूल जाना है, फिर उसने उसको माशरे में उसने घूमना फिरना है, खेलने के लिए उसने बाहर आना है, उसने लोगों से वो चीज़ें जो है वो सुननी है, तो उसने वहाँ से जो है वो पिक करनी है। तो इसके लिए जो है इसको हमें ख़त्म करने के लिए पहले अपने घर का माहौल, हाँ जी, एक तो घर का माहौल ठीक करना पड़ेगा। स्कूल में जो है असातिज़ा को इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देनी पड़ेगी, और फिर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी, उसको हमें जो है वो इन चीज़ों से पाक करना पड़ेगा। जब ये होगा फिर ऑटोमेटिक आप देखिएगा कि ये चीज़ें जो है वो ख़त्म होती चली जाएंगी और ऐसा मिनिमाइज होती चली जाएंगी। और इसके अंदर हर एक फर्द, हर एक इंसान जो है वो इसका जिम्मेदार है और इसके सर पे ये जिम्मेदारी आती है बिल्कुल वो इस चीज़ को कम से कम, बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ हम कुरान और हदीस की बातें उन्हें सुना देंगे तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली जो है उसके ऊपर जो है वो करना पड़ेगा, फिर जाके जो है ये मामला जो है वो बेहतर होंगे। क्योंकि ये तो बहुत सुना है हम लोगों ने बड़ों से ही कि आपने गाली नहीं देनी, उसके ये सारे गुनाह है और इस तरह से सारा कब्र के अजाब वगैरह, लेकिन फिर हम उन्हीं लोगों के मुंह से गाली भी सुनते हैं। आप बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने मना फरमाया कि तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते, लेकिन जो चीज़ आप करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब आपसे वो बच्चे ऑब्जर्व करेंगे अच्छी चीज़ें तो वो खुद ब खुद उसी रास्ते के ऊपर जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब अच्छा, इसके अलावा अगर हम दूसरी, जैसे एक झूठ था, झूठ को आप देखें कि हम सबके ज़ुबान के ऊपर है झूठ, हमारा एक अल्टीमेट टूल है। कोई बात होती है जिसके अंदर हमें लगता है कि हमें कहीं से भी थोड़ा सा खौफ होता है, यहाँ हम कोई पकड़े जाएंगे या कोई भी बात, इवन कोई ना भी हो, तब भी हमारे जहन पे और हमारी ज़ुबान पे हर वक्त झूठ सवार है। इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? इसके लिए कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करना है बच्चों के अंदर। उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना है कि नुकसान हो गया या कोई भी गलत काम हो गया, आप सच बोलें, आप बताएं, उसके ऊपर आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, आपकी इस्लाह की जाएगी। बच्चों को ये समझाया जाए कि जो है झूठ बोलने से अगर आप चीज़ें छुपाएंगे तो वो मर्ज़ है, वो बीमारी है या वो ख़राबी है, वो बढ़ती चली जाएगी, बिल्कुल उसका हल नहीं होगा, उसको सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जब, और झूठ इसलिए बोला जाता है कि बच्चों के दिल में डर होता है कि वालिदैन, पेरेंट्स जो हैं वो पनिश करेंगे, टीचर्स जो है वो पनिश करेंगे, या कोई भी है वो हमें पनिश करेगा, पनिशमेंट मिलेगी। जब उन्हें ये कॉन्फिडेंस होगा ना कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये लॉस हो गया, ये नुकसान हो गया, तो अगर ये मैं बता दूंगा, सच बता दूंगा, तो मेरे सच पे मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा और उस चीज़ को जो है, उस नुकसान को पूरा करने की कोई और तरीका जो है वो निकाला जाएगा। बिल्कुल, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो कभी भी जो है वो झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा, हम फिर घर में या इधर उधर जब वही बच्चे, स्टूडेंट या बच्चे जो है वो घर वालों को देखते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोला जाता है, वालिदैन आपस में, मियाँ बीवी आपस में झूठ बोल रहे होते हैं, या घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ झूठ बोल रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो सीख रहा होता है कि इसका मतलब ये झूठ बोला जा सकता है, ये चीज़ें छुपाई जा सकती हैं। जब वो देखते हैं कि ये जो है हमारे वालिदैन अपने वालिदैन से चीज़ें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो उनके अंदर भी आ जाएगा कि हमने भी अपने वालिदैन से छुपानी है, उन्हें पता लग जाएगा कि इस तरह ये चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो वो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो है वो झूठ का सहारा लेना शुरू हो जाते हैं, 1 2, फिर आगे बढ़ता चला जाता है, फिर ये बीमारी उनके अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर वो निकालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए वालिदैन को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, प्यार से, मोहब्बत से उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, और अगर वो सच बोलते हैं तो उस पर अप्रिसिएशन होनी चाहिए। बिल्कुल, झूठ पे अच्छे तरीके से उनकी इस्लाह करनी चाहिए, नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसके बताने चाहिए ताकि उनके जहन में बैठे कि क्या नुकसान होता है, और सच बोलते हैं तो अप्रिसिएशन जो है वो मिलनी चाहिए। इवन गिफ्ट्स वगैरह भी जो है वो दिए जा सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा प्रमोट हो इस हवाले से, सच्चाई के हवाले से। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी जो है ये ख़त्म हो सकती है। आपकी पहली बात से मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैं एक प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद था, मैं इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, तो वहाँ पे 2 बच्चों की लड़ाई हुई और वो दोनों को उनके टीचर जो थे वो प्रिंसिपल ऑफिस में ले आए। तो एक बच्चे ने तो साफ इनकार कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, दूसरे बच्चे ने, मुझे ये लगता है कि उसने हिम्मत करके सच बोला और उसने कहा सर मैं गुस्सा कर गया था, इस वजह से मैंने इसके साथ ये लड़ाई स्टार्ट की। तो प्रिंसिपल ने डिसीजन ऑन द स्पॉट ये लिया कि जो बच्चे जिसने इनकार कर दिया था उसको वापस क्लास में भिजवा दिया,
और जो बच्चा एग्री कर गया था और जिसने कहा कि मेरे से गलती हो गई और मैंने गुस्सा कर गया था, उसकी वजह से उसको पनिश किया गया। टीचर को बताया गया कि आप अभी इसके पेरेंट्स को फ़ोन करें और उनको कॉल करें और उनको बताएं कि आपका बच्चा कॉलेज में करता क्या फिर रहा है। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि अगर उस बच्चे ने यहाँ पे सच बोला है जिसके ऊपर हम उसको एक बड़ा हैवी किस्म का पनिश करने लगे हैं, उसके पेरेंट्स को बुलाने लगे हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स के सामने इंसल्ट होगी, सब चीज़ें होंगी, दोबारा कभी भी वो अपनी लाइफ के अंदर वो सच नहीं बोलेगा। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें सच को प्रमोट करना चाहिए, उसके अंदर हमें खुद अपना दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और ये जो तालीमी इदारे हैं इन्हें थाना नहीं बनाना चाहिए, पुलिस स्टेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चा तरबियत के लिए आया हुआ है, तालीम के लिए आया हुआ है। उसे अगर गलती भी हुई है तो उसे प्यार से, मोहब्बत से उसकी इस्लाह की जाए। और मैंने देखा है कि जब कोई बच्चा गलती करके आता है, मिस्टेक या कुछ भी गलत करके आता है, जब आप उसे प्यार से, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ जब आप उसे समझाते हैं तो उसे बात की ज़्यादा समझ आती है। और अगर आप उसे पनिश करते हैं तो उसके अंदर बगावत और ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा एग्रेसिव और वो करता है, फिर वो और ज़्यादा करना शुरू हो जाता है, फिर वो और ज़्यादा इरिटेट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे मैनर्स के साथ उसे प्यार मोहब्बत से समझाएंगे तो मैंने देखा है कि वो बच्चे, उसकी इस्लाह भी होती है और वो दोबारा नहीं करता। बिल्कुल। तो इसलिए बेहतरीन अंदाज में समझा देना ये ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय इसके कि उसे पनिश किया जाए। बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये सारी बुराइयां जो हमारे माशरे के अंदर हैं इसको मिनिमाइज़ करना चाहिए। हम लोग इनको कुछ समझते नहीं हैं, हमें लगता है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए हम सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मिलकर स्टेप लेना पड़ेगा, तब ये चीज़ें ख़त्म होगी। क्योंकि ये बिल्कुल स्लो पॉइजन है जो हमारे अंदर ऐड होता जा रहा है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग बेसिकली फीड करवाते जा रहे हैं। पॉइजन का ही अगर जिक्र करें तो आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। और इवन अगर हम स्कूल और कॉलेज लेवल के ऊपर देखें वहाँ पे भी स्मोकिंग बहुत आम है। मोर देन 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं, और एक तो कर रहे हैं, दूसरा इसको प्रमोट किया जाता है। अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने दोस्तों को प्रमोट करूँगा, और इसी तरह पूरी क्लास जो है वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती है। पूरी क्लास में से कोई हार्डली 5 to 10% स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस बात को डिस्करेज करेंगे, और जो डिस्करेज करेंगे उनको सेट असाइड कर दिया जाता है। वो फिर उस एक ग्रुप है जो फ्रेंड्स ग्रुप है उसका पार्ट नहीं रहते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है? और दूसरी एक ये चीज़ भी है कि आप सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस को इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दूसरा, एक जो शॉपकीपर जो कि इसको सेल आउट कर रहा है, सिगरेट को सेल आउट कर रहा है, और वो देख रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर एक बच्चा आता है, उससे बाय करता है और उसी की शॉप के सामने खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए और किसको किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहली चीज़ बच्चे के अंदर ये एहसास डेवलप करना कि ये गलत है, ये रॉन्ग है और ये नुकसानदेह चीज़ है, ये हार्मफुल है। पहली चीज़ ये अवेयरनेस जो है इसको फैलाना, बताना और गाइड करना कि उसके जहन में ये बात बैठ जाए, उसे इस तरह एजुकेट किया जाए कि ये चीज़ नुकसानदेह है, इसका ये नुकसान है। उसके लिए एक तो मीडिया के ज़रिए कैंपेन चलाई जा सकती है, दूसरा हमारे सिलेबस में उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ऐड किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, उसे एज अ सब्जेक्ट उसे पढ़ाया जा सकता है, उसमें उसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स बताए जाएं कि अभी क्या नुकसान है, बाद में क्या नुकसान है, जैसे जैसे लाइफ आगे चलती है क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स आते चले जाते हैं। एक तो ये अवेयरनेस जो है उन्हें देनी है। बिल्कुल। दूसरी उसके बाद जो है वालिदैन जो है वो चेक एंड बैलेंस वो लाजमी रखें। हम हमारे वालिदैन जो है अब वो ये समझते हैं कि हमने अब इन्हें फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटीज़ देनी है, बेहतरीन घर देना है, गाड़ी देनी है, मोबाइल फ़ोन आला देना है, ये चीज़। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने के वालिदैन अपनी औलाद को जो सबसे बेहतरीन चीज़ देते हैं वो उसकी तालीम व तरबियत है। ये सबसे कीमती चीज़ है। अब बिज़ी लाइफ इतनी हो गई है हमारे पेरेंट्स की कि वो सुबह से लेकर रात तक बिज़ी हैं और एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा बेटा, इवन बहुत सारे वालिदैन को ये नहीं पता होता कि वो किस क्लास में है, किस सेक्शन में है, क्या पढ़ रहा है, किधर जा रहा है, किधर उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई खबर नहीं है। तो उन्हें चेक एंड बैलेंस जो है वो रखते हैं। और फिर हुकूमत की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे मुल्क में लॉज मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने ही करना है। जैसे 18 ईयर्स एज से पहले जो है वो सिगरेट की सेल जो है वो मना है।
हम नहीं कह सकते बिल्कुल। लेकिन इसके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ही इसको अप्लाई करना है, इसी को इम्प्लीमेंट करना है। फिर ये भी लॉ है कि जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उससे काफ़ी फासले तक जो है वो सिगरेट या ड्रग्स जो है वो सेल नहीं की जा सकती है, इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम या उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये है। फिर उसके बाद जो है स्कूल कॉलेजेस की जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी भी जो है जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को जो है फोकस करे, इसके ऊपर तवज्जो दे और अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस चीज़ को बैन किया जाए, पाबंदी लगाई जाए, तो फिर इस चीज़ को जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ एहसास पैदा करना, अवेयरनेस पैदा करना, गलत है उसे ये समझाना। क्योंकि मेरी जब बच्चों से बात होती है मैंने देखा है उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ गलत है। वो फैशन में, वो मूवी से देख के, वो ड्रामा से देख के और इधर उधर से देख के वो समझते हैं कि शायद ये कोई फैशन है। जैसे जो है अब शीशा जो है वो पिया जाता है, उसकी बड़ी बड़ी जो है वो मॉडर्न जो है टूल्स आगे हुए हैं, टाइप्स आगे हुए हैं, उन्हें अब एहसास ही नहीं है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी है हेल्थ के लिए, ये नुकसान। अभी वो जवान होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो उन्हें एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे एज आगे जाती जाएगी उनके लिए वो बहुत जो है वो नुकसानदेह होता जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अवेयरनेस, उन्हें बताना कि ये नुकसान है इसका, फिर हो सकता है उसके इफेक्ट्स जो है वो और ज़्यादा जो है वो आएँ और बच्चे इससे बच सकें। ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है कि हमें इसके नुकसानात क्या क्या, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो सारे हमारे एक सिलेबस के अंदर एक डिटेल्ड डिस्कशन उसके ऊपर होनी चाहिए, जो कि हमारे क्लासरूम्स के अंदर नहीं होती ज़्यादा। और जैसे आप बात कर रहे थे कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये बिलीफ है कि पेरेंट्स इस वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से साइड पे हटते जा रहे हैं। उनको ये महसूस होता है कि अगर हम उसकी नेगेटिव चीज़ों के अंदर इंटरफेयर करेंगे तो हम अपनी ही रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म कर लेंगे उसकी नज़र में। और ये एक फैक्ट भी है कि स्टूडेंट की नज़र में, एक बच्चे की नज़र में, उसके पेरेंट्स, उसके जो टीचर्स हैं, उसकी रिस्पेक्ट कम से कम होती जा रही है। और उसकी नज़र में वो लोग जो कि फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हैं, उनकी रिस्पेक्ट उसकी नज़र में ज़्यादा है। तो कैसे हम एक टीचर की, एक पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को वापस लेकर आ सकते हैं? ये दोनों शख्सियात, पेरेंट्स हों या टीचर्स हों, इन्हें रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती अब ये है कि अब हमारी सोसाइटी में ये दोनों लोग जो है वो रोल मॉडल नहीं रहे। दूसरा, इन दोनों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। अब ये चीज़ नहीं है बदकिस्मती से। अब ये दोनों लोग जो है वो अपनी अपनी ड्यूटीज़, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने छोड़ दी हुई हैं। और हमें एक चीज़ नज़र आती है कि पेरेंट्स जो है वो टीचर्स के ऊपर डाल लें और टीचर्स पेरेंट्स के ऊपर डाल लें। पेरेंट्स कहते हैं ये टीचर्स की जिम्मेदारी। क्यों उनके ज़हन में ये बात आती है कि जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे जो है फ़ी बहुत ज़्यादा है, और उनके ज़हन में ये बात आती है कि जब हम लाखों रुपए इनको दे रहे हैं तो अब ये टोटल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इन्होंने हर तरह से इनको देखना है। जबकि वो ये कहते हैं कि ये हमारे पास 4 घंटे आते हैं, 5 घंटे आते हैं, बाकी जो है दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये घर में है, कॉलेज में है ही नहीं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो ये इस मसले का हल नहीं है कि एक दूसरे के कोर्ट में हम बॉल जो है वो फेंकते जाएं, दूसरे के ऊपर जो है वो डालते जाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मसले का हल नहीं है। दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो घर में है तो पेरेंट्स ने देखना है, जब वो इंस्टीट्यूशन में है तो टीचर्स ने उसको देखना है। और फिर टीचर्स शायद ये भी समझते हैं उनके ज़हन में कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपना सिलेबस कवर करना है, हमने बस उधर ही रहना है। लेकिन ये नहीं है। जब एक टीचर है तो वो हर हवाले से उसने बच्चे को गाइड करना है। कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत बड़ा उसका जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। तरबियत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। तो वो बच्चे में जहाँ कोई खराबी देखे उसे जो है आंखें ना बंद करे उससे, बल्कि गाइड करे, बताए बेटा मुझे तुम्हारे अंदर ये खामी नज़र आ रही है, कि तुम्हारे किरदार में ये खराबी मुझे नज़र आ रही है, तुम इस गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो तुम्हें इस चीज़ को मिनिमाइज करना, और फिर उसका सोल्यूशन बताए, उसका हल बताए कि कैसे उसको जो है वो ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये सबसे पहली चीज़ वालिदैन को, असातिज़ा को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है। सिर्फ ये चीज़ें फैसिलिटेट नहीं करनी, साथ साथ जो है पूरा चेक एंड बैलेंस रखना है, पूरी तवज्जो रखनी है। जैसे एक मुहावरा बड़ा मशहूर था ना वालिदैन के मुतालिक, कि वो कहते थे कि खिलाएं बच्चे को सोने का निवाला, लेकिन देखे शेर की आंख से। तवज्जो पूरी रखनी है। बिल्कुल। तवज्जो जहाँ कहीं इधर उधर डिस्टर्ब होगी, ये एक बंदे की नेचर है, इंसान की नेचर है।
कि जब तक उसके ऊपर तवज्जो रखी जाती है वो ठीक रहता है, उसका रास्ता ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही तवज्जो उसकी इधर उधर होती है, उसे मौका मिलता है, वो फौरी किसी खराबी की तरफ जो है, शैतान तो हमारे रगों में घूम रहा है, दौड़ रहा है खून की तरह, तो वो फौरी हमें डिस्टर्ब करता है, फौरी हमें डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये वालिदैन और असातिज़ा हमारा सबसे कीमती एसेट, ये घर नहीं होते, ये चीज़ें नहीं होती, हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारी औलाद है। और ये जो जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है। तो ये गवर्नमेंट को भी, हमारी पूरी सोसाइटी को भी, हमारे पेरेंट्स को भी, हमारे टीचर्स को भी एज अ होल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसकी बेहतरीन ग्रूमिंग करनी है। फिर आपका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर होगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। जो जो मसाइल हमें नज़र आते हैं, करप्शन हो या और मसाइल हो, ये सारी चीज़ें मिनिमाइज होंगी तब जब हम इस जनरेशन को बेहतरीन बना के आगे हैंड ओवर करें इंशाल्लाह। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इसी तरह एक दफ़ा मैं खुद एक पीटीएम के अंदर मौजूद था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। वहाँ पे एक पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हुए थे और उन्होंने इस बात के ऊपर वो मेरे से बात कर रहे थे कि मैंने अपने बेटे को 20 लाख रुपए की गाड़ी लेकर दी है, 1 लाख रुपए का इसको मैंने सेलफोन लेकर दिया है, लाखों रुपए इसके मैं कॉलेज फीस के पे कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ता नहीं है। हम लोग बेसिकली एसेट्स को यही समझ रहे हैं कि वो गाड़ियाँ, वो सेलफोन, वो घर महंगा, वो उसके लिए एसेट है। लेकिन और हम लोग ये सब कुछ पे करके समझते हैं कि अब ऑटोमेशन के ऊपर हमने लगा दिए कि ऑटोमेटिकली भी पढ़ाई करता रहेगा, सब चीज़ें करता रहेगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड कर देना नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका आपको दोस्त बनकर उसकी सारी ग्रूमिंग के अंदर, उसके ब्रॉटअप के अंदर आपका एक पूरा एक कंट्रोल होता है जो कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ये तो इन चीज़ों से हम उन्हें और ज़्यादा खराबी की तरफ धकेल रहे हैं, बिल्कुल एक और रेस की तरफ हम उन्हें डाल रहे हैं, एक और सोच। और ये जो दौलत का ज़्यादा होना और इसकी लालच का ज़्यादा होना और चीज़ों का जो है वो ज़्यादा होना, ये भी एक बीमारी है। बिल्कुल, ये तो हम मटेरियलिस्टिक रेस में उसे हम जो है वो डाल रहे हैं, हम उसका फायदा नहीं कर रहे वाले हैं, ये उसको और ज्यादा नुकसान। और जब इस तरह की चीजें आप दे देंगे तो वो कैसे पढ़ेगा? जब उसे आला से आला मोबाइल दे देंगे, आला से आला गाड़ियां दे देंगे और उसको नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे और उसके बाद एक्सपेक्ट करें आप उनसे कि वो ज्यादा और उसे इस तरफ नहीं लेके जाएंगे कि वो अपनी लाइफ खुद बनाए। जब आप खुद ही सारी चीज़ें दे देंगे, सारी चीज़ें उसे बनी बनाई उसके हाथ में दे देंगे और उसे मेहनत की आदत नहीं डालेंगे, उसे ये ज़हन में नहीं बनाएंगे कि बेटा हमने जो बनाया है इसको आपने नहीं देखना, अब आपने अपनी मेहनत से अपनी लाइफ को बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, किसी मकाम पे पहुंचना है, इस चीज़ को देखना छोड़ दो। अब आप अपनी लाइफ को खुद बनाओ, खुद एस्टेब्लिश करो, अपना मकाम मर्तबा खुद पैदा करो। तो जब तक ये चीज़ नहीं, उन्हें मेहनत की तरफ, काम की तरफ, तालीम की का एहसास नहीं दिलाएंगे, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, ये चीज़ें जो पहली तालीम से हटाने वाली हैं। आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मोबाइल फ़ोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक बहुत बड़ा दर्द सहर बना हुआ है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, हमें उनसे लेना पड़ता है, बार बार डिस्टर्बेंस होती है। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, तो मसाइल का हल नहीं है। ये आप चीज़ें देंगे और आप समझेंगे कि उसके अंदर इतना एहसास आ गया कि वो सारा पढ़ाई तरफ तवज्जो देगा, ये मुमकिन नहीं, ये अपोजिट है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं, अगर आप देखें वो इन चीज़ों के वो अवॉइड करते हैं और वालिदैन उनको ये चीज़ें नहीं लेके देते। अभी तक भी ऐसे पेरेंट्स हैं। तो उनकी औलाद में और जिनको ये फैसिलिटीज़ दी गई उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए वालिदैन को समझना है तो उन्होंने किस चीज़, जो कौन सी चीज़ बच्चों को देनी है और किस चीज़ से बच्चे को अवॉइड करना है। जैसे आ गया छोटा बच्चा, उसे पता नहीं, वो जाके हाथ डाल देता है, बच्चे को तो नहीं पता, लेकिन माँ ने बचाना होता है। बिल्कुल, तो ये तो वालिदैन को पता है कि मोबाइल का क्या नुकसान है, ये इन चीज़ों का क्या नुकसान है, तो उन्होंने बचाना है। अब आप देखिए, रेसिंग करते हुए हमारे कितने स्टूडेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई। क्या था? आला गाड़ियां लेके दी। बिल्कुल, और वो जो आला गाड़ियां लेके दी और फिर वो जो है रोड्स पे रेस लगाते हैं, अपनी जान के लिए भी खतरा बनते हैं, दूसरे की भी जान के लिए खतरा बनते हैं। इसी तरह स्मोकिंग है, इसी तरह मोबाइल फ़ोन है, इसी तरह बाकी चीज़ें। तो ये इतनी ज़्यादा जो है सहूलियात वालिदैन को नहीं देनी चाहिए। ये देखनी चाहिए कि जो इनकी ज़रूरत है, बेसिक नीड ऑफ लाइफ, और जो है जो लग्जरीज, इनमें फ़र्क होना चाहिए कि बेसिक नीड ऑफ लाइफ क्या है, ज़िंदगी की ज़रूरत क्या है, वो दें। खाना अच्छा से अच्छा दें, लिबास अच्छा दें, इसके अलावा तालीम बेहतरीन दें, ये नीड ऑफ लाइफ है। लेकिन मोबाइल फ़ोन और गाड़ियाँ और बेहतरीन रहायशें और घर, ये तो सारी लग्जरीज में आती हैं जो इंसान का दिमाग को ख़राब करती हैं, उसके अंदर बुराई लेके आती हैं, उसको बेहतरी की तरफ जो है वो नहीं लेके जाती। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसी इन सब बुराइयों के अंदर एक और बुराई ये है कि ईमानदारी जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस लूज़ करती जा रही है।
जैसे अगर आप कभी किसी एग्ज़ाम ड्यूटी के अंदर भी हों तो आप देखेंगे कि हर बच्चे की कोशिश होती है कि अगर कोई क्वेश्चन उसको नहीं आता, समहाउ ही हैज़ टू विन। अगर उसको खुद नहीं आता तो वो चीटिंग की तरफ चल पड़ता है और वो चीटिंग करके साथ वाले से आंसर पूछ के वो सारे वहाँ पे आंसर्स वगैरह लिखने लग जाएगा। ये छोटी सी चीज़ जो एक अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो कर रहा है, जिसको आप मना करें तो बच्चा ये आपको अक्सर आंसर कर देता है कि क्या हो गया सर, एक आंसर ही तो पूछा गया है। ये चीज़ आगे जाकर आपको पता है कि ये पूरा एक स्टेप उसके सामने बन जाता है और वो पूरा उसके माइंड के अंदर ये चीज़ बिल्ड हो जाती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कि जो चीज़ मैं खुद नहीं अचीव कर सकता या जिसके ऊपर मैं मेहनत नहीं कर सका वो मैं किसी से भी छीन सकता हूँ, वो मैं किसी से भी मांग सकता हूँ। ये एक गलत रास्ते उसके सामने बड़े ज़्यादा आ जाते हैं। और वो बच्चा जो ईमानदारी के साथ चलता है उसको कभी भी, अगर लेट्स सपोज उसके कम मार्क्स भी आते हैं तो हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और इस वजह से ये हुआ कि हम ईमानदारी को भी डिस्करेज करते हैं। तो ये ईमानदारी दोबारा कैसे डेवलप की जाए बच्चों के अंदर, कि ये सारी चीज़ें इवन एग्जाम की जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं वो उसके बेनिफिट के लिए हैं, वो उसका टेस्ट है, उसको विन करना लूज करना दैट्स सेपरेट। वो उसका टेस्ट है कि उसकी एबिलिटीज़ को चेक किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी वो अपनी जो है ईमानदारी को, ऑनेस्टी को वो इंपॉर्टेंस नहीं देता। और लाइफ के अंदर भी हम देखते हैं, जब हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं, जो बंदा ऑनेस्टी के साथ चल रहा होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस। और जो बंदा ऑनेस्टी को सेट असाइड करता है वो बंदा विन कर रहा है, और हर बंदा उसको अप्रिशिएट कर रहा है जो समहाउ विन कर रहा है, बाय हुक और बाय कुक। और जो बंदा ईमानदारी के साथ किसी कम लेवल पे रह गया उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो इसको कैसे डेवलप किया जाए दोबारा? पहले तो मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इख्तलाफ है कि ईमानदारी उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, और जो लोग डिसऑनेस्ट हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ये पॉसिबल नहीं है। ऑनेस्टी हमेशा से इसकी वैल्यू है और अब और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब बददियानती बढ़ रही है, डिसऑनेस्टी बढ़ रही है, तो जो है ज़्यादा लोग डिसऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट लोग कम हैं, तो वो जो चीज़ जितनी कम होगी उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो जो है चीटिंग के जरिए आगे आया हुआ है और जो एक मेहनत के जरिए आया हुआ है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो आप देखिएगा कि जो चीटिंग के जरिए पहुंचा हुआ है वो वहाँ नाकाम हो जाएगा, और जो अपनी मेहनत से आया हुआ है वहाँ देखिएगा कि उसकी वर्थ, उसकी इम्पोर्टेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बिल्कुल। जैसे जॉब्स हैं या मुख्तलिफ जगह पे जो है वो वर्किंग है, तो जो बंदा मेहनत से आया हुआ है, जिसे काम आता है, जिसके पास स्किल्स हैं, महारत है, जो अपनी फील्ड में जो है एक्सपर्ट है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। जो चीटिंग करके आया हुआ है उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं है। इवन उसकी अपनी फर्म जो है वो उसको भी तबाह कर देगा, अगर उसका अपना भी बिजनेस है तो उसको भी बर्बाद कर देगा। बिल्कुल। तो इसलिए ऑनेस्टी, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कभी भी कम नहीं हो सकती, और वो एक आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। अभी नहीं आपको नजर आ रहा, लेकिन आइंदा और हमेशा की लाइफ में वो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। कासिम साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे जवाब सुनकर, और मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं हम लोग इसको समझ भी सकें और इसके ऊपर एक अमल भी कर सकें। हाँ। और इन्हीं सब बातों के अंदर एक और जो एक माशरे के अंदर हम लोग एक बुराई देख रहे हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीनेजर्स हैं उनका फीमेल्स की तरफ जो उनका एटीट्यूड है दैट्स वेरी नेगेटिव। वो उसको सिर्फ नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेते हैं। उसको क्या आपको लगता है, उसकी क्या वजह हुई, किस तरह से वो स्टार्ट हुआ और उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है कि वो फीमेल्स जिनको इस्लाम ने एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दी, ये इस्लाम से पहले था कि हम लोग उनको सिर्फ एक नेगेटिव, उनको नेगेटिव नज़र से देखा जाता था। इस्लाम की वजह से एक पॉजिटिविटी, उनको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दी गई, वो उसको एक माँ का दर्जा, उसको एक बेटी का दर्जा, ये सब दर्जे उसको दिए गए। वो हम लोग सारे भूल कर जब ये बाहर जाते हैं और किसी भी फीमेल को देखते हैं तो सिर्फ नेगेटिव एटीट्यूड वहाँ पे शो करते हैं। उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके? इसमें अगर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो मीडिया का है, सबसे ज़्यादा, कि वहाँ एक फीमेल को प्रमोट कैसे किया जा रहा है, प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है। आप देखें, आप सारे कमर्शियल्स देख लें, आप सारे ड्रामास देख लें, आप सारी मूवीज़ देख लें, आप सोशल मीडिया को देख लें, हर जगह उसको एक अजीब सा सिंबल बना दिया गया, अजीबोगरीब अंदाज में उसे प्रेजेंट किया गया। और मैं कहता हूँ कि इसके लिए फीमेल को जो है वो आना चाहिए, उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आप ये हमारे किरदार को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल।
और फिर जब हम या हमारे यूथ, हमारे बच्चे जब यही इसी तरह की चीज़ें जो है वो देखेंगे तो उन्हें ये उनके अंदर ये एहसास पैदा होगा, ये सोच डेवलप होगी कि हम ये ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो उसका नतीजा ये है कि आप देखें ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। इवन छोटी बच्चियां, उनके साथ भी मामलात आप देखें, आपके सामने कितने मामलात जो है वो ख़राब हो रहे हैं, और फिर जो है बुरे ताल्लुकात, और इवन उनके बाद उनका मर्डर, और वो समझ नहीं आती कि इतनी दरिंदगी क्यों है और ऐसा क्यों है। तो उसकी वजह यही है कि जो स्टेटस है वोमेन का, जो उसका मकाम है, जो उसका मर्तबा है, उसको हमने टोटल भुला दिया हुआ है। उसको हमने टोटल, हमारी दीन की जो तालीमात थी उसको टोटल जो है हमने निगलेक्ट कर दिया हुआ है। फिर जो चीज़ें हमारे दीन ने खातून की प्रोटेक्शन के लिए बताई थी उन्हें हमने छोड़ दिया। मिसाल के तौर पे उसकी जो ड्रेसिंग है, उसका जो लिबास है, उसका जो पर्दा है, वो सारी इसी वजह से थी ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो, ताकि इसकी हिफाजत हो। लेकिन उसके ऊपर हमारे वालिदैन ने या हम लोगों ने उसके ऊपर तवज्जो देनी जो है वो छोड़ दिया। उसको जैसे हमने उसकी केयर करनी थी, उसकी ड्रेसिंग की, कि किस तरह ये घर से निकले बाहर, इसकी कैसी ड्रेसिंग हो, कि किस हाल में निकले, वो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। फिर वो इधर से वो हमने चीज़ें छोड़ी। दूसरी तरफ जो है मीडिया के ज़रिए बेहयाई और जो है पोर्न मूवीज़ और इस तरह की चीज़ें जब बच्चे देख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक जो चीज़ इंसान देख रहा है वही उसके दिल में आ रही है, वही उसके दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं, तो वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि ये ख़राबी जो है ये बढ़ती चली जा रही है। ये जो है इसके हवाले से ज़ना का अंसर और ये बेहयाई का अंसर ये बहुत ज़्यादा जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। और आप इसको किसी तरह से जो लेट मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में है, आप उससे भी इसको रिलेट करेंगे? बिल्कुल ऐसा करेंगे। और उसके बिहाइंड जब भी बात होती है लेट मैरिजेस, उसके पीछे भी जो रीज़न दी जाती है वो कहते हैं लड़का अभी अपने पाँव पे तो खड़ा हो ले, अभी कमाने के तो काबिल हो जाए। तो मैं उन्हें ये बात कहता हूँ कि अगर एक बेटी, एक बहू अगर घर में आ रही है तो उसके खर्चे में कितना इजाफा हो जाएगा। यही एक बेटी एक और भी ज्यादा हो सकती थी, एक बेटा ज्यादा हो सकता था मेंबर अल्लाह की तरफ से। तो अगर एक मेंबर इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन ये हमारी वही माइंड सेट है, हमने पहले ही सोच रखा हुआ है हमने शादी करनी। हमारी शादी देखे ना, उसकी जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे जाती है बात, और वो सारी फजूल रस्में और फजूलियात, और वो हालांकि बड़ी सादगी के साथ और बड़े बेहतरीन अंदाज में हमसे, मैं मिसालें देता हूँ बच्चों को कि हमसे ज़्यादा जो है सस्ती शादियाँ जो है वो नॉन मुस्लिम्स की हैं। हमारी इस सोसाइटी में हमने जो है वो शादी निकाह उसको बहुत महंगा कर दिया है। उसके मुकाबले में ज़ना बहुत आसान है, वो बहुत सस्ता है। तो जब आप जो है एक तरफ ये मीडिया उनके हाथ में दे देंगे, ये मोबाइल फ़ोन दे देंगे, ये मीडिया के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, ये बेहयाई दिखाई जाएगी, ऊपर से शादी उनकी लेट होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव जो है जो सोचें हैं ये बढ़ती चली जाएंगी, उसकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए इसको बेहतरीन अंदाज में हैंडल करना है। पहले मीडिया के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, क्या दिखाना है बच्चों को। वेबसाइट्स हैं और वो जो है इस तरह की जो गलत किस्म की हैं, अनएथिकल हैं, उनको बैन होना चाहिए। बिल्कुल, पाबंदी होनी चाहिए। बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी जगह पे है। तो ये हमारी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा दीन ये कहता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल है, मुल्क के अंदर जो कुछ भी होगा तो उसको देखना है। ये सारी चीजें मीडिया उसके ज़रिए असर है, उसका होल्ड है, उसपे जो है ड्रामाज किस तरह के। अब देखें हमारे ड्रामाज के पास कोई टॉपिक ही नहीं है, हमारी मूवीज है मुल्क की कोई टॉपिक ही नहीं है सिवाय प्यार और मोहब्बत के, और ये एक फेक लव है। बिल्कुल, रियल तो कुछ भी नहीं है इसमें, और सिर्फ एक जो है एक फिजिकल रिलेशन बनाने की तरफ जो है वो तवज्जो है। तो वही सब कुछ दिखाया जा रहा है और फिर वही हमें अपने माशरे में भी नजर आ रहा है, वही चीज़ें हम। तो कोई पॉजिटिव इनके पास टॉपिक नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई अच्छे टॉपिक जिससे इश्यूज को जो है वो हाईलाइट किया जाए, जिससे करेक्टर बिल्डिंग हो। आप देखें बहुत सारे ममालिक में सिनेमा उसे बड़े पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हम उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे, हम उसे नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ बच्चों को कि हमारा जो नेशनल टीवी है पीटीवी, अगर 24 घंटे वो चलता है, 24 घंटे में अगर हम टोटल देखते रहे ना तो हमें कोई 10-15 मिनट का या आधे घंटा भी कोई पॉजिटिव प्रोग्राम नजर नहीं आता। अजीब गरीब चीज़ें। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देख के और फिर इनकी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मेल फीमेल उनकी गैदरिंग
को गैदरिंग, को एजुकेशन, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो पर्दे थे वो भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, वो भी अब मिक्सिंग उनकी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। तो इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। वुमेन के करैक्टर को उससे भी समझाने की ज़रूरत है, वुमेन को भी समझाने की ज़रूरत है कि तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारा क्या मकाम है, तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, तुम्हारा इस ज़िंदगी को आगे फ्यूचर क्या है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल फ्यूचर में आते हैं ख़वातीन के लिए। तो इस चीज़ को जो है इस तरीके से उनकी करैक्टर बिल्डिंग करके, उनका ख्याल रख के, उनकी देखभाल करके, उनका अच्छा ब्रॉटअप करके जो है इस चीज़ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसी तरह लड़कों की जो है उनकी जो है करैक्टर बिल्डिंग, उनकी सोच, उनको बताना, समझाना और फिर शादी वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसको जो है वो करना। तो इन चीज़ों के ज़रिए जो है इस चीज़ को, ये जो नेगेटिविटी है इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों के अंदर अगर हम लोग एक और चीज़ को देखें, एजुकेशन जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ग्रोइंग बिजनेस हमें नज़र आ रहा है कि आपको कोई बिज़नेस नज़र नहीं आ रहा तो आपको एजुकेशन बिज़नेस जो है वो अपना स्टार्ट कर लें। और आप देखेंगे हर इंस्टीट्यूट जो है आपको हर गली में, हर मोहल्ले में आपको इंस्टीट्यूट्स नज़र आएंगे। तालीमी इदारे ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। और इवन कि अगर जो बड़े जो जाइंट हैं इसके अंदर आप देखोगे कि पहले साल अगर उनके 300 कैंपसेस हैं, नेक्स्ट ईयर वो 350 होंगे, उससे नेक्स्ट ईयर 400 कैंपसेस होंगे। कैंपसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस ग्रो करता जा रहा है। मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसके अंदर बेसिकली आपको प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करना, सर्विसेज के थ्रू आप उसको मैक्सिमम अर्न करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम देखें टीचिंग प्रोफेशन, तो हर बंदा एजुकेशनल बिजनेस में आना चाह रहा है, लेकिन टीचर, प्रोफेसर कोई बंदा नहीं बनना चाह रहा। ये आप बात जानते हैं कि अगर आज हम अपनी क्लासेस में खड़े होकर ये पूछें कि आप में से कितने लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप में से कितने लोग स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक या दो से ज़्यादा कोई हाथ उठ सके क्लासेस के अंदर। उसकी वजह एक तो ये भी है कि रोल मॉडल भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी रिप्यूटेड प्रोफेशंस थे जो इनको लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, जो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो लीस्ट प्रायोरिटी उनकी क्यों बन चुकी है? असल में हम सब लोग, पूरी सोसाइटी वो लाइफस्टाइल देखती है, वो अर्निंग देखती है। बिल्कुल। और जब भी ये एजुकेशन बेस्ड जो प्रोफेशन चूज़ किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाती है, उनका स्कोप का पता चलाया जाता है, तो वो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो देखा जाता है कि इसके बाद इसकी अर्निंग क्या होगी। मिसाल के तौर पर मैट्रिक के बाद ज़्यादा लोग एफएससी की तरफ जाते हैं और एफएससी में वो देखते हैं डॉक्टर बनेगा तो आप देख लें डॉक्टर्स कैसी अर्निंग कर रहे हैं, ये इंजीनियरिंग बनेगा तो उसकी आप देख लें। उसके बाद टीचिंग को वो यही देखते हैं। अब इंस्टीट्यूशन तो बन रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस भी बन गया है, लेकिन उसका फायदा तो बिजनेसमैन को हो रहा है ना, बिल्कुल, टीचर को नहीं फायदा हो रहा। अब टीचर की सैलरीज जो है वो देख लें, वो कितनी ज़्यादा होंगी, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कितनी हाईली जो है उन्हें पे कर, और तो उससे जब वो बच्चे या जो है वो लोग जो है वो देखते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना कमा लेगा, बिल्कुल, एज अ डॉक्टर वो कितना कमा लेगा, एज अ इंजीनियर। बैठ जाए मैम, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे बैठना। इसको आप यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे कि टीचर की जो सैलरी है वहाँ से। टीचर की जो सैलरी जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं डॉक्टर के साथ इनकम का, या इंजीनियर के साथ, या अदर जो प्रोफेशन जितने भी हैं उनके साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो बहुत लो है। लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है। तो जिसका नतीजा जो है वो ये है कि वो बच्चे कभी भी इसको जो है वो नहीं चूज़ करते, अपने लिए पसंद नहीं करते, इस तरफ आना नहीं चाहते। जब इनकम या उसकी सैलरीज अच्छी होंगी, उसकी इनकम, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, उन्हें नज़र आएगा कि इसमें हमारी इनकम अच्छी है, तो फिर उनके लिए जो है एक अट्रैक्शन इसमें जो है वो पैदा होगी। वरना वो स्कूल्स में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, बहुत लो पेड जो है टीचर्स मौजूद होते हैं, तो फिर उनके लिए वो कभी भी इसमें जो है वो अट्रैक्शन नहीं होगी। और इसके अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ, थोड़ा सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि बजाय इसके कि अपने कैंपसेस ज़्यादा करें, आपका रियल एसेट आपका टीचर है, you should invest more on your teachers। और इसमें गवर्नमेंट को रोल प्ले करना है, उसको इस प्रोफेशन को उठाना है, और ये प्रोफेशन उठेगा, अच्छे टीचर्स आएंगे और कॉम्पिटेंट टीचर्स जो है वो आएंगे, तो आने वाली जनरेशन का जो है वो बेनिफिट है। सही है, बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि अगर आपको एक सीएसएस ऑफिसर, अगर आप कोई सीएसएस के थ्रू किसी ऑफिसर को आप हायर करने लगते हैं, तो आप उसका पहले प्रॉपर टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू उसका होता है, और उसके बाद उसकी सिलेक्शन होती है। और जितने उनको बेनिफिट मिलते हैं वो आप भी जानते हैं, घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, तो वो हमारी पूरी नेशन के लिए बेस्ट शॉर्टकट है।
और वो एक ड्रीम जॉब कंसिडर किया जाता है कि आप CSS कर लें, योर फ्यूचर इज सेट। बिल्कुल। आई बिलीव कि अगर आपको टीचर हायर करना है उसके लिए भी आप प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम, साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसकी मॉरल वैल्यूज को देखा जाए, क्योंकि आप उसको रोल मॉडल बनाने लगे हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की आती हैं कि यानी ये नहीं कि आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, तो टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन कि यहाँ पे आज इजीली जॉब मिल जाती है, और इसकी वजह से भी बहुत सारे नुकसान देखे जा रहे हैं। और हमने देखा स्कूल लेवल पे या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हमने ये भी देखा कि वो जो है ओनर है वो इस तरह का टीचर जो है वो रख रहा होता है कि जैसे कम से कम पे करना पड़े। बिल्कुल। इवन हमने इंटर पास स्टूडेंट्स को जो छोटी एज के हैं जिन्हें पता ही नहीं कि टीचर स्किल्स होती क्या है, टीचिंग में क्या क्या टूल जो है वो यूज होते हैं, वो भी टीचिंग कर रहे होते हैं, और वो सिर्फ इस बेस के ऊपर कि उन्हें कम से कम जो है वो पे किया जाए। तो वो सिर्फ अपनी सेविंग देखते हैं, अपनी इनकम जो है वो देखते हैं, वो टीचर्स की इनकम या उनके लिए जो है वो कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि वो एक बिजनेस अप्रोच के साथ उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं। सर्विंग की नीयत के साथ अगर चलाएंगे तो काम वही होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि उसका रिस्पॉन्स ज्यादा बेहतर और फिर ये भी हमने देखा है कि बाय चॉइस टीचर कम है, और मजबूरन जो टीचर बने हैं जिन्हें कोई और उनकी जो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जॉब नहीं मिली, वो इस प्रोफेशन में आ गए, तो इसकी वजह से भी जो है वो इश्यूज मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बस ये एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप ये देखें कि जो कुरान पाक है ये हमारे मदरसा सिस्टम के अंदर तो ये मौजूद है, और अभी भी काफ़ी इंस्टीट्यूशन भी इसको ले आए हैं कि यहाँ पे प्रॉपर इस्लामियात की क्लासेस के साथ कुरान पाक को भी पढ़ाया जाता है। आप इस बारे में क्या समझते हैं कि इसको ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए हमें, ताकि बच्चा इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके? क्योंकि हम लोग अरबी पढ़ तो रहे हैं, उसको पढ़ना सिखाया भी जाता है, पूरा टाइम उसके पर स्पेंड होता है, उसको अरबी ज़ेर ज़बर पेश के साथ पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन वो समझ कुछ नहीं रहा। वो उसको पढ़ तो रहा है, उसको समझ, उसके माइंड में कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही कि इस सब्जेक्ट का, इस बुक का पर्पस क्या था। तो उसको समझने के लिए हमें ट्रांसलेशन के साथ इसको लेकर आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। कुरान मजीद किताब हिदायत है, इंसान की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, उसकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए जो है वो अल्लाह ताला ने नाजिल किया। इसके नुज़ूल का मकसद सवाब नहीं था, सवाब मिलता है, मकसद सवाब नहीं था, या हमने और मुख्तलिफ कामों के लिए इसे यूज़ कर लिया, बरकत के लिए यूज़ कर लिया, कुरान खानी के लिए जो हमारे दुनिया से चले जाते हैं अजीज़ उनके लिए, इवन किसी बिजनेस का हम इफ्तिताह कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कुरान खानी कर रहे होते हैं, तो मकसद उसका जो है बरकत है। बिल्कुल, ये इसके बिल्कुल भी इसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, ये इसके मकासद नहीं थे। ये आया था इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत की किताब है। बिल्कुल, उस चीज़ को हमने बिल्कुल बैक पे डाल दिया, उसको हमने अपनी नज़रों से निकाल दिया। तो जब तक ये हमारी ज़िंदगियों में नहीं आएगा, जब तक हम इसको समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, वो सीधी हो ही नहीं सकती, हम सिरात मुस्तकीम पे जा ही नहीं सकते, जिसकी हम दुआ करते हैं सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो वो सीधा रास्ता हमें मिल ही नहीं सकता जब तक कि हम ना कुरान को समझेंगे ना उसके ऊपर अमल करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हमारी एजुकेशन में, हमारे सिलेबस में कुरान मजीद शामिल हो, और देख के पढ़ना भी आना चाहिए। और फिर बहुत अच्छा ये है कि उसका तर्जुमा, उसकी ट्रांसलेशन भी जो है वो पढ़ाई जाए, ताकि बच्चों को समझ आए कि ज़िंदगी क्या है, उसको हमने कैसे गुजारना है, हमारा रब क्या चाहता है कि हम कैसे इंसान बने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा चाहते हैं कि हम कैसे उम्मती बने, कैसे बेहतरीन इंसान बने। तो ये मुमकिन नहीं है कुरान मजीद की तालीमात के बगैर। कासिम साहब बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बड़ा कुछ सीखने को मिला है मुझे आपसे, और आई होप कि जो लिसनर्स हैं हमारे वो भी आपको बड़ा सीखेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला। हमें इन सब बातों के ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। लेकिन लास्ट के बाद हमारा एक और सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट के अंदर हम आपसे 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। दोज क्वेश्चंस वुड बी बेसिकली द रिडल्स, और अगर आप उनका आंसर करते हैं तो आप विन करेंगे एक कप ऑफ कॉफ़ी, जो आप हमारी पूरी टीम के साथ आप हमारे एंजॉय करेंगे। बजट बहुत कम है हमारा, तो इस वजह से हम लोग सिर्फ एक कप ऑफ कॉफ़ी ही आपको एक ऑफर कर सकते हैं। उसमें 3 क्वेश्चंस हैं, अगर आप तीनों क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो फिर आपको एक कप ऑफ कॉफ़ी आप विन करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, यू हैव टू नेम 3 consecutive days, okay, but you cannot say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday or Saturday or even Sunday. Sorry, it's yesterday, today and tomorrow. okay, yeah, okay. My next question is, what belongs to you but people have used it more than you?
वो कौन सी चीज़ है जो है तो आपकी लेकिन लोगों ने आपसे ज़्यादा यूज़ किया? मुश्किल सवाल आप पूछे। कप ऑफ टी मुझे ही पिलानी पड़ेगी आपको। आप नहीं पिलाने वाले। आपको आंसर करेंगे तो आप विन करेंगे। वही मैं कह रहा हम लोगों मुश्किल सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि बजट कम है। बजट कम है और कॉफी बचानी है, कॉफी बचानी है, मुझे लग रहा है मुझे ही पिलानी पड़ेगी आपको। तो मैं ही पिला देता हूँ आपको सवालों के जवाब। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। कॉफी तो आपने मुझे कॉफी, हाँ जी कॉफी में ही पिलाऊंगा। इसका आंसर आपका नाम ही है जो आपको आपसे बिलोंग करता है, ऑनरशिप आपकी है, लेकिन आपसे ज्यादा दूसरा क्या बात, क्या बात। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतना कम नजर आता है? कोई आसान वाला भी पूछ ले। The more it is, the less you can see. There's got to be no answer. It's the darkness. Oh. Well, thank you so very much for your time. I really enjoyed your company and I hope कि जो सारी बातें हैं हमें इन सब से इनके ऊपर अमल करने का हमें मौका मिले इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।